हे दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस एक्सप्लेनर में। यार, पार्टनरशिप अकाउंट्स का नाम सुनते ही ना कई बार स्टूडेंट्स के पसीने छूट जाते हैं। इतने सारे रूल्स, इतने सारे एडजस्टमेंट्स और वो छिपे हुए कैलकुलेशंस, लगता है जैसे कोई बुरा सपना हो। लेकिन ट्रस्ट मी, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज हम इन सारे कॉम्प्लेक्स रूल्स को इतनी आसानी से एकदम लॉजिक के साथ डिकोड करेंगे कि ये हमेशा के लिए आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। हम पार्टनरशिप फर्म के पैसों के इर्द गिर्द घूमने वाले हर एक बेसिक फंडे को क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए सीधे टॉपिक में डाइव इन करते हैं। तो आज का हमारा एजेंडा एकदम क्लियर है। हम इस पूरी जर्नी को 5 छोटे छोटे चैप्टर्स में कवर करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखेंगे, उसके बाद चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट्स के स्ट्रिक्ट रूल समझेंगे, और फाइनली गारंटी वाले वो ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स डिकोड करेंगे, स्पेशली जब फर्म को लॉस हो जाए। चलिए सीधा जंप करते हैं हमारे पहले चैप्टर पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब देखिए, जब पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज के लिए फर्म से पैसा निकालते हैं तो क्या फर्म उन्हें वो पैसा फ्री में यूज करने देगी? बिल्कुल नहीं। फर्म कहती है, बॉस इस पर ब्याज तो लगेगा। लेकिन यहां कैलकुलेशन का एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। मान लीजिए कोई पार्टनर साल में 12 बार हर महीने पैसे निकाल रहा है, तो क्या आप 12 बार अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे? इसमें तो घंटों लग जाएंगे। यहीं पर हमारी जान बचाता है एक बहुत ही शानदार शॉर्टकट, जिसे हम कहते हैं एवरेज टाइम पीरियड या एटीपी मेथड। जब पैसे का अमाउंट एकदम सेम हो और टाइम का गैप भी बराबर हो, तब बस ये जादुई फॉर्मूला लगाइए और अपना टाइम बचाइए। इसे एक बहुत ही रियल सिचुएशन से समझते हैं। मिलिए मिस्टर चिंटू से। ये महाशय हर महीने की शुरुआत में ठीक 1000 रुपए निकालते हैं और फर्म का इंटरेस्ट रेट है 10% पर एनम। अब आप ही सोचिए, अगर आप एग्जाम में बैठे हैं तो इस 12 महीने की ड्राइंग्स को कैसे सॉल्व करेंगे? अगर आप हर एक महीने का अलग अलग कैलकुलेशन करने बैठ गया ना, तो आपका सारा कीमती टाइम इसी एक सवाल में खत्म हो जाएगा। ऐसे मुश्किल टाइम में एटीपी मेथड काम कैसे करता है? इसके बस 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, पूरे साल की टोटल ड्राइंग्स निकाल लीजिए। जैसे चिंटू के केस में 1000 रुपए इंटू 12 महीने, तो टोटल हो गया 12000। दूसरा स्टेप, जो रेट दिया है उसे अप्लाई कर दीजिए, यानी 10/100। और तीसरा सबसे क्रूशियल स्टेप, एवरेज टाइम पीरियड यानी एटीपी को 12 से डिवाइड कर दीजिए। मतलब 12 अलग अलग महीनों की माथापच्ची खत्म, सिर्फ एक एवरेज टाइम लगाइए और कैलकुलेशन सेकंड्स में खत्म। अब ये जो टेबल आप देख रहे हैं ना, ये एक वाइटल चीट शीट है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन प्लीज इसे रटना मत, इसका लॉजिक समझिए। ध्यान से देखिए, मिड या बीच वाले कॉलम में हमेशा 6 ही है, चाहे वो मंथली हो, क्वार्टरली हो या हाफ ईयरली। ऐसा क्यों? क्योंकि पहली ड्राइंग और आखिरी ड्राइंग के बचे हुए टाइम का एवरेज हमेशा 6 महीने ही आता है। अगर आप महीने की शुरुआत यानी बिगनिंग में निकाल रहे हैं तो उसमें आधा महीना ऐड कर दीजिए, तो वो 6.5 हो जाएगा। और एंड में निकाल रहे हैं तो आधा महीना माइनस कर दीजिए, यानी 5.5। बस ये सिंपल सा लॉजिक है। अच्छा, अब बात करते हैं एग्जामिनर के सबसे फेवरेट जाल की, पर एनम ट्रैप। बहुत सारे स्टूडेंट्स जल्दबाजी में ये छोटा सा वर्ड देखना भूल जाते हैं और अपने मार्क्स कटवा बैठते हैं। रूल एकदम साफ है, अगर इंटरेस्ट रेट के साथ P.A. या पर एनम लिखा है, तभी आपको टाइम पीरियड या एटीपी मेथड का ध्यान रखना है। लेकिन अगर ये वर्ड पर एनम गायब है, तो भाई टाइम पीरियड को भूल जाओ, सीधा टोटल अमाउंट पर फ्लैट 10% लगा दो। एक सिंगल वर्ड का ना होना पूरा का पूरा गणित बदल सकता है। ऑलराइट, तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर 2 की तरफ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी तक हमने बात की उस पैसे की जो पार्टनर्स निकालते हैं, लेकिन जो पैसा वो मेहनत करके फर्म में लगाते हैं, उसका क्या? अगर कोई पार्टनर अपना पैसा फर्म में लगा कर रखता है, तो फर्म उसके बदले उसे इंटरेस्ट देती है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के कुछ गोल्डन रूल्स हैं। पहला, ये फर्म के लिए खर्चा है और पार्टनर के लिए फायदा। दूसरा, ये हमेशा ओपनिंग बैलेंस पर कैलकुलेट होता है, क्लोजिंग पर नहीं। और तीसरी बात, अगर साल के बीच में कैपिटल डाली गई या निकाली गई, तो उसे टाइम के हिसाब से एकदम प्रोपोर्शनली एडजस्ट किया जाता है। चलिए इस एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए पार्टनर वाई ने 1 अप्रैल को बिजनेस शुरू करते हुए 5 लाख रुपए लगाए। फिर 1 अक्टूबर को यानी ठीक 6 महीने बाद उसने 5 लाख रुपए और डाल दिए। तो अब 31 मार्च को हिसाब कैसे होगा? बहुत ही लॉजिकल है। वाई को पहले 6 महीनों के लिए सिर्फ उसके शुरुआती 5 लाख पर इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन अक्टूबर से लेकर मार्च तक के आखिरी 6 महीनों के लिए, क्योंकि अब उसका टोटल पैसा 10 लाख हो चुका है, उसे पूरे 10 लाख रुपए पर इंटरेस्ट मिलेगा। है ना एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड? अब आते हैं हमारे तीसरे चैप्टर पर, चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट्स। ये बड़े सख्त रूल्स हैं। अकाउंटिंग की दुनिया में ना 2 वर्ड्स के बीच एक बहुत मजबूत दीवार है, एप्रोप्रिएशंस और चार्जेस।
एप्रोप्रिएशंस वो होते हैं जो सिर्फ तभी बांटे जाते हैं जब फर्म को प्रॉफिट हो रहा हो। लेकिन चार्जेस, ये वो जिद्दी खर्चे हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं, जैसे रेंट या मैनेजर का कमीशन। सोचिए आपकी फर्म को भारी नुकसान हो रहा है, क्या आप अपने मकान मालिक से कह सकते हैं कि भाई इस बार प्रॉफिट नहीं हुआ तो किराया नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं। चार्जेस को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि फर्म प्रॉफिट में है या लॉस में है। ये खर्चे तो आपको हर हाल में चुकाने ही पड़ेंगे। और इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कहाँ होता है? मैनेजर के कमीशन में। बिफोर चार्जिंग वाला कैलकुलेशन तो बड़ा सिंपल है, सीधा नेट प्रॉफिट पर रेट लगाओ और बात खत्म। लेकिन ये आफ्टर चार्जिंग का मैथ्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर 10% कमीशन है तो हम 100 की जगह 110 से डिवाइड करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उस नेट प्रॉफिट के अमाउंट में वो 10% कमीशन पहले से ही मिक्स है। तो 100 में 10 जोड़कर यानी 110 से डिवाइड करने से वो छुपा हुआ कमीशन एकदम परफेक्शन के साथ बाहर निकल आता है। ये एक ब्रिलियंट अकाउंटिंग ट्रिक है। एक और जगह जहां स्टूडेंट्स बहुत फंसते हैं वो है पार्टनर्स और फर्म के बीच का लोन। इसमें बस एक चीज विजुअलाइज कीजिए, पैसे का डायरेक्शन क्या है। अगर पार्टनर अपनी जेब से फर्म को लोन दे रहा है तो फर्म को ब्याज चुकाना होगा, मतलब ये फर्म के लिए साफ साफ एक खर्चा है। लेकिन अगर फर्म ने अपने फंड्स में से पार्टनर को लोन दिया है तो पार्टनर ब्याज चुकाएगा, मतलब ये फर्म के लिए इनकम है। कौन किसको पैसे दे रहा है, बस इस बात को याद रखिए, आप कभी गलती नहीं करेंगे। और हाँ, पार्टनरशिप अकाउंट्स में एक बहुत ही पावरफुल मैजिक नंबर है 6%। ये एक ऐसा रूल है जो आपको फंसाने के लिए एग्जाम में जरूर आता है। अगर पार्टनरशिप रीड साइलेंट है, मतलब एग्रीमेंट पे इंटरेस्ट रेट का कोई जिक्र नहीं है, तो 6% पर एनम वो डिफॉल्ट रेट है जो एक फर्म को पार्टनर के लोन पे हर हाल में चुकाना ही पड़ेगा। इसे तो बिल्कुल अपने दिमाग में लॉक कर लीजिए। चलिए अब हम इस एक्सप्लेनर के क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 4, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। बिजनेस का दूसरा नाम ही रिस्क है ना? और इसी रिस्क को कवर करने के लिए पार्टनर्स एक दूसरे से कुछ पक्के वादे करते हैं। ये गारंटी मेनली 3 तरह की होती है। पहली, पार्टनर टू फर्म, जहां पार्टनर कॉन्फिडेंस में आकर फर्म से वादा करता है कि वो इतना पैसा कमाकर लाएगा। दूसरी, फर्म टू पार्टनर, जहां सारे पार्टनर्स मिलकर किसी एक पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी देते हैं। और तीसरी होती है पार्टनर टू पार्टनर, जो एक पर्सनल प्रॉमिस होता है। अब गारंटी किसने किसको दी है, इसी से तय होता है कि जब नुकसान होगा तो उसका बोझ कौन उठाएगा। इसे जय की स्टोरी से समझते हैं। जय ने बड़े चौड़ में आकर फर्म से प्रॉमिस कर दिया कि वो अकेले 2 लाख रुपए की फीस कमाकर लाएगा। ये पार्टनर टू फर्म वाला केस है। लेकिन असलियत में क्या हुआ? साल के एंड में वो सिर्फ 1,75,000 ही कमा पाया। अब इस कमी का क्या होगा? भाई, अकाउंटिंग में इमोशंस थोड़ी चलते हैं। जय का बड़ा वादा टूट गया है तो जो 25,000 रुपए का गैप है ना, वो सीधे जय के कैपिटल अकाउंट से डेबिट कर लिया जाएगा। वादा किया है तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना। और जब फर्म मिलकर किसी पार्टनर को गारंटी देती है तो हम एक बहुत ही लॉजिकल फ्लो फॉलो करते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले तो जो एक्चुअल प्रॉफिट है उसे नॉर्मल रेशो में सब में बांट दो। स्टेप 2, अब ये कैलकुलेट करो कि जिस पार्टनर को गारंटी दी गई थी उसके हिस्से में कितने पैसे कम पड़ रहे हैं। इस कमी को हम डेफिसिट कहते हैं। स्टेप 3, अब असली दर्द शुरू होता है। इस डेफिसिट को उन पार्टनर्स के अकाउंट से काट दो जिन्होंने गारंटी दी थी। और फाइनली स्टेप 4, वो सारा पैसा गारंटी वाले पार्टनर के अकाउंट में डाल दो। एकदम सिंपल प्रोसेस। और अब आता है हमारा सबसे ड्रामेटिक चैप्टर 5, गारंटी इन केस ऑफ लॉस। जरा इस एक्सट्रीम सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। फर्म ने पार्टनर सी को बड़े कॉन्फिडेंस के साथ 10,000 रुपए के मिनिमम प्रॉफिट का वादा किया था, लेकिन ओहो, फर्म को 60,000 रुपए का टोटल लॉस हो गया। अब प्रॉफिट तो छोड़िए, यहां तो भयंकर घाटा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसे टाइम पर सी को पैसे कौन देगा। यहीं से हमें पता चलता है कि पार्टनरशिप डीड में लिखी गई गारंटी असल में पत्थर की लकीर होती है। इसके पीछे का जो मैथ्स है ना, मैं उसे डबल इम्पैक्ट कहता हूं। सबसे पहले ये 60,000 का लॉस तीनों पार्टनर्स में बराबर बटेगा, तो सी के हिस्से में आया 20,000 का लॉस। सोचिए, सी अब 20,000 रुपए के गहरे गड्ढे में गिर गया है। लेकिन रुकिए, सी के पास तो प्रॉफिट की गारंटी थी। तो अब हम क्या करेंगे? पहले तो सी को उस 20,000 के लॉस वाले गड्ढे से खींचकर 0 पर लाएंगे, मतलब प्लस 20,000, और फिर उसे 10,000 रुपए के प्रॉफिट वाले पहाड़ पर बैठाएंगे जिसका हमने वादा किया था। तो कुल मिलाकर सी को मिलेंगे पूरे 30,000 रुपए। और ये सारा भारी बोझ बेचारे पार्टनर्स ए और बी को अपनी जेब से उठाना पड़ेगा। अब अकाउंट बुक्स में ये ड्रामेटिक रेस्क्यू कैसे रिकॉर्ड होगा? सिंपल सी बात है, जो पार्टनर्स भरपाई कर रहे हैं दर्द नहीं होगा। ए और बी का कैपिटल अकाउंट 15,000 रुपए से डेबिट होगा, क्योंकि वही इस वादे की कीमत चुका रहे हैं। और सी का कैपिटल अकाउंट एक साथ पूरे 30,000 रुपए से क्रेडिट होगा, क्योंकि गारंटी तो गारंटी है बॉस, उसे तो उसका प्रॉफिट मिलना ही था।
तो इन सारे रूल्स और इस सख्त कैलकुलेशन को समझने के बाद जरा खुद से एक सवाल पूछिए, पार्टनरशिप करते टाइम क्या आप वो पार्टनर बनना चाहेंगे जो बड़े कॉन्फिडेंस में फर्म को गारंटी दे रहा है, या फिर वो स्मार्ट पार्टनर जिससे पूरी फर्म मिलकर गारंटी दे रही है? पार्टनरशिप में रिस्क और रिवॉर्ड हमेशा साथ चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनेशन से आपको पार्टनरशिप अकाउंट्स की ये सारे फंडे एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। तो बस ऐसे ही चीजों को लॉजिकली समझते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।